बांग्लादेश के नौजवानों ने स्टेटस को की दीवार गिराकर एक ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद अगर वहां की मिलिट्री, अवाम और पॉलिटिशियंस ने सही फैसले ले लिए तो बांग्लादेश ग्रेटनेस की तरफ अपने सफर का आगाज कर देगा। दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं बांग्लादेश आर्मी के कंट्रोल में आ चुका है। इंशाल्लाह আপনাদের যত दाबी আছে সেই দাবিগুলো আমরা शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी वो रिजाइन करके इंडिया जा चुकी हैं। बांग्लादेशी अवाम ने पार्लियामेंट पर और शेख हसीना की रेजिडेंस पर धावा बोल दिया है। शेख मुजीबुर रहमान द बंगाबंधु, द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, उनके स्टैचू को वैंडलाइज कर दिया गया है। इस वक्त पूरे मुल्क में दंगे हो रहे हैं एंड देयर इज अ स्टेट ऑफ टोटल केओस। आर्मी चीफ ने कहा है कि वो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन आखिर ये बांग्लादेश में हुआ क्या है? बांग्लादेश के नौजवानों ने किस बात पर ऐसे प्रोटेस्ट किए कि पूरे मुल्क का नक्शा बदल कर रख दिया? शेख हसीना कौन है? इनकी तारीख क्या है? बांग्लादेश का फ्यूचर क्या होगा? और पाकिस्तान को बांग्लादेश से क्या सीखना चाहिए? आज की वीडियो में इन सब टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह दोस्तों, हम लोग अपनी कहानी का आगाज करेंगे तारीख को समझ के। इस बार अपने डिस्कशन का आगाज करते हैं 1947 से, जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए। देखिए दोस्तों, जब अंग्रेज बर्रे सगीर से जाने लगा ना, तो उसके पास दो ऑप्शंस थे। या तो वो इंडिपेंडेंट इंडिया को छोड़ जाए या फिर हिंदुस्तान में से ही पाकिस्तान का कयाम करे। बिल आखिर डिसीजन उनका यह था कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े होंगे और जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं उनको पाकिस्तान बना दिया जाएगा। अब इस काम को करने के लिए उन्हें एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने की जरूरत थी ताकि दो नेशन स्टेट्स को क्रिएट किया जा सके। लेकिन इसमें एक बड़ा ही अहम मसला था। सिचुएशन ये थी कि बलोचिस्तान, सिंध और फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहां तो मुसलमान भरपूर मेजॉरिटी में थे, लेकिन दो सूबे ऐसे थे जहां पर क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। पंजाब में मुसलमानों की तादाद थी 55.7% और बंगाल में थी 54.4%। लिहाजा फैसला यह हुआ कि इन दोनों सूबों का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास जाएगा और कुछ इंडिया के पास। और यह काम सरअंजाम दिया सिरिल रेडक्लिफ ने, इसीलिए इसको रेडक्लिफ अवार्ड कहते हैं। इस बाउंड्री लाइन की वजह से पाकिस्तान के दो हिस्से बने। एक बना वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का हमारा पाकिस्तान है, और एक यहां से तकरीबन 1500 मील दूर बना बंगाल प्रेसिडेंसी को तकसीम करके, जो कहलाया ईस्ट पाकिस्तान। यह पहले दिन से ही एक अजीबो गरीब अरेंजमेंट थी, जिसमें एक मुल्क का दूसरा हिस्सा उससे सैकड़ों मील दूर है। लेकिन दोस्तों, ये तो था जोग्राफियाई फर्क, यानी कि जोग्राफिकल डिफरेंस। इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में कुछ नजरियाती और कल्चरल डिफरेंसेस भी थे। अब इस बात को समझने के लिए भी मुझे आपको तारीख में लेके जाना पड़ेगा। देखें दोस्तों, 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल को फतह किया। इस जंग में उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल और उनके जो फ्रेंच एलाइज थे उनको शिकस्त दी। सो जो बर्रे सगीर का ये एरिया था ना, जहां पर बंगाल था, यहां पर बहुत पहले से ही ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आने लगा। वहां के लोगों को एक्सपोजर मिला, सिविल सर्विसेज का आगाज हुआ, प्रेस आई, रिसर्च हुई। इनफैक्ट कैलकाटा जो शहर था बंगाल का, वो 1911 तक ब्रिटिश एम्पायर का कैपिटल रहा। जबकि दूसरी तरफ जो करंट पाकिस्तान के सूबे हैं, जैसे कि सिंध, पंजाब और फ्रंटियर प्रोविंस, वो ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आए 1860s में, 70s में और 1880s में। लिहाजा जो बंगाल था ना, वो इन सब सूबों से तकरीबन 100 साल आगे था, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से और अपनी तालीम के हिसाब से। बंगाल के लोग काफी मॉडर्न थे, काफी पढ़े लिखे थे और अपनी सोच के हिसाब से काफी सेकुलर थे कंपेयर टू पीपल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। यही वजह है कि जब पाकिस्तान का कयाम हुआ तो इस बात की क्लैरिटी ही नहीं थी कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान पावर शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा, लैंग्वेज पॉलिसी क्या होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरीके से काम करेगी। इसके अलावा बहुत से मसाइल थे जिसकी वजह से मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में रंजिशें बढ़ती चली गईं, स्पेशली जबान को लेके। मुस्लिम लीग का यह ख्याल था कि जो बंगाली जबान है उसके अंदर हिंदू इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, लिहाजा वो पाकिस्तान की तर्जुमानी नहीं कर सकती। इसीलिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फाइनली ये डिसाइड किया कि उर्दू ही हमारी कौमी जबान होगी। Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan
is going to be Urdu and no other language. ये जो जबान का मामला है ना दोस्तों, इसने बंगालियों के अंदर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट पैदा की, नफरतें पैदा की। उनको लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इम्तियाजी सुलूक हो रहा है। यही वजह है कि उसके बाद बहुत से प्रोटेस्ट हुए, रायट्स हुए और बहुत सी पॉलिटिकल मूवमेंट्स चली जो बंगाली जबान को एडवोकेट करती थी। यही वजह है कि 1954 में यह कानून पास हुआ कि बंगाली पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जिस तरह अंग्रेजी थी। बट इट वॉज टू लेट बाय देन। बंगालियों के अंदर यह एहसास पैदा होना शुरू हो गया कि वो एक सेकंड ग्रेड पाकिस्तानी सिटीजन है। एक और बड़ा मसला दोनों विंग्स के दरमियान यह था कि ईस्ट पाकिस्तान कहता था कि जो वेस्ट पाकिस्तान है वो हमारा मुआशी इस्तेहसाल कर रहा है, वो हमारे साथ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कमाते हम हैं और खा ये जाते हैं। लेकिन इन सब बातों के पीछे फैक्ट्स क्या हैं, आज इसके ऊपर से भी पर्दा मैं उठा दूंगा। उसके बाद आपको बिल्कुल ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ये बातें सही हैं या गलत। सो जनाब, सबसे पहले देखते हैं अपने पहले टेबल को। याद रखें, ये जो सारे नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूं ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद पब्लिश किए हैं। सो इसमें कोई बायसनेस, कोई दो नंबरी नहीं हो सकती। ये जो टेबल है ये एक सिंपल कंपैरिजन है वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का, यानी कि पाकिस्तान के दोनों विंग्स कितना कमाते थे और कितना खर्च करते थे। तो कहानी शुरू हो रही है 1947 से और ये टेबल आपको लेके जाएगा 1954 तक। तो अगर आप वेस्ट पाकिस्तान का बैलेंस देखें तो हर साल वो नेगेटिव में है। इसका मतलब यह है कि रेवेन्यू कम है और खर्चा ज्यादा है। इसको देख के मेरे लिए सबसे पेनफुल और दर्दनाक बात यह है कि आज से 75 साल पहले भी वही सूरत हाल थी जो आज है। दूसरी तरफ बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टैट है, अगर आप नजर दौड़ाएं तो हर साल ईस्ट पाकिस्तान पॉजिटिव में है, यानी कि आमदनी ज्यादा है और खर्चे कम है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे दूसरे टेबल की तरफ। ये टेबल शो करता है पर कैपिटा इनकम, यानी कि दोनों विंग्स का एक एवरेज शख्स कितने पैसे कमाता था। सो 1949-50 में वेस्ट पाकिस्तान का एक शहरी कमा रहा है 338 रुपए, जबकि ईस्ट पाकिस्तानी कमा रहा है 287 रुपए। सो इनका जो वेज गैप है वो है 51 रुपए। इसी तरह 1959 और 60 में एक वेस्ट पाकिस्तानी कमा रहा है 367 रुपए, जबकि दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तानी कमा रहा है 278 रुपए। आप देखें, उससे 10 साल पहले वेज गैप था 51 और अब वो बढ़ के हो गया है 88। और आखिर में 1969 और 70 में एक वेस्ट पाकिस्तानी कमा रहा है 537 रुपए, जबकि ईस्ट पाकिस्तानी कमा रहा है 331 रुपए और अब वेज गैप हो चुका है 206 रुपए। यहीं से आपको डिस्क्रिमिनेशन समझ आ रही होगी। ये जो ग्राफ है दोस्तों ये शो कर रहा है कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो स्पेंडिंग कितनी कर रही है। सबसे पहले देखें कि पॉपुलेशन की क्या सूरत हाल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 63% और वेस्ट पाकिस्तान की तकरीबन 36%। सो पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क था। लेकिन अम्यूजिंगली अगर आप नीचे देखें 1950 से 1970 तक, यानी कि इस 20 साल के अरसे में स्पेंडिंग बिल्कुल उलट है। ईस्ट पाकिस्तान में खर्चा हो रहा है तकरीबन 31%, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में आबादी कम है लेकिन खर्चा हो रहा है तकरीबन 68%। इसी तरह आप 1955 से 60 का देख लें, 60 से 65 का देख लें और 65 से 70 का देख लें। अगर आप इसका क्यूमुलेटिव एवरेज निकालें तो ईस्ट पाकिस्तान का बनता है सिर्फ 28.84%, जबकि वेस्ट पाकिस्तान का बनता है 71.16%। अब आपको पजल के पीसेस समझ आना शुरू हो गए होंगे। अब चलते हैं जनाब अगले टेबल की तरफ जो दिखा रहा है हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपली ये होता है कि एक मुल्क एक्सपोर्ट कितनी कर रहा है और इंपोर्ट कितनी कर रहा है, बरआमद कितनी है और दरआमद कितनी है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगी तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा और अगर इंपोर्ट ज्यादा होगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा। अब इस चार्ट में ना आपने सिर्फ आखिरी दो कॉलम देखने हैं। तो अगर आप 1948 से स्टार्ट करें तो ईस्ट पाकिस्तान पॉजिटिव है और वेस्ट नेगेटिव है। इसी तरह अगले साल ईस्ट पॉजिटिव और वेस्ट नेगेटिव एंड ऑलमोस्ट द सेम पैटर्न कंटिन्यूज अंटिल 1960-61। ये चार्ट उस क्लेम को बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करता है कि ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज मूव हो रहे थे वेस्ट पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि अगर आप देखें कि किसी एक साल भी वेस्ट पाकिस्तान पॉजिटिव नहीं है। अगला ग्राफ भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये दिखा रहा है प्राइमरी स्कूल फॉर एवरी 1000 पीपल, यानी कि हर 1000 बच्चों पे कितने स्कूल हैं। यहां पर कहानी स्टार्ट होती है 1950 से। तो अगर आप ऊपर वाली डॉटेड लाइन देखें ना तो वो दिखा रही है कि ईस्ट पाकिस्तान में कितने स्कूल हैं वर्सेस वेस्ट पाकिस्तान। क्लियरली लीड जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के पास है। बट लो एंड बिहोल्ड, जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान का स्कूल रेशो कम होता जा रहा है और जो नीचे वाली क्रॉस लाइन है
वो ऊपर जाती जा रही है। सो 1950 से 1971 तक वो सूबा जो आपको सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है, उनके बच्चों पे आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। और अब आखिरी स्टैट आपको दिखाता हूं जिसके बाद सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ये है जनाब आइटमाइज ब्रेकडाउन ऑफ एजुकेशनल कॉस्ट पर प्यूपल। सो ईस्ट पाकिस्तान पे एक बच्चे के ऊपर टोटल जो खर्चा था वो था 7 रुपए, जबकि वेस्ट पाकिस्तान का जो सिंध एरिया था उसमें एक बच्चे के ऊपर 41 रुपए खर्च होते थे, जो तकरीबन 6 गुना ज्यादा है। याद रखें दोस्तों, नंबर्स डोंट लाई। इन स्टैट्स से साफ वाज़ेह है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो थी। জয় বাংলা জয় বাংলা স্বাধীন করো স্বাধীন করো বাংলাদেশ বাংলাদেশ বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো। उसके बाद 1970 के इलेक्शंस होते हैं। वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी मिलती है भुट्टो को, जबकि ओवरऑल मेजॉरिटी मिलती है शेख मुजीब और अवामी लीग को। 1970 और 71 में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर भरपूर जुल्म किया जाता है, जेनोसाइड किया जाता है, औरतों का रेप किया जाता है, लोगों को मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। दूसरी तरफ मुक्ति बाहिनी, जिसको इंडियन आर्म फोर्सेस की भरपूर सपोर्ट होती है, वो पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ रिवोल्ट करती है। उसके बाद एक तारीखी मेस क्रिएट करते हैं भुट्टो साहब और याया खान, जिसका बिलाखिर नतीजा ये निकलता है कि 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान मिलिट्री सरेंडर करती है ढाका में, और बांग्लादेश दुनिया के मैप में वजूद में आ जाता है। बांग्लादेश के कयाम से अपनी असैसिनेशन तक शेख मुजीबुर रहमान या तो अपने मुल्क के प्रेसिडेंट रहे या प्राइम मिनिस्टर, लेकिन 1975 में एक दिल दहला देने वाली असैसिनेशन अटेम्प्ट में बांग्लादेश की आर्मी ने अपने ही लीडर को जान से मार दिया। बांग्लादेश की आर्मी ने शेख मुजीबुर रहमान की पर्सनल रेजिडेंस में घुस के ना सिर्फ उनको मारा, बल्कि उनकी बीवी, उनके भाई, उनके 3 बेटे और 2 बहुओं को भी मार दिया। किस्मत की करनी देखें कि उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान की 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना वेस्ट जर्मनी में मौजूद थीं, लिहाजा उनकी जान बच गई। शेख हसीना में बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटीज थी और अपने वालिद के जिंदगी के दौरान ही वो ढाका यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लीडर बन गई थी। शेख मुजीबुर रहमान की असैसिनेशन के बाद वो इंडिया में एग्जाइल में रहीं एंड रिटर्न टू बांग्लादेश इन 1981 एंड बिकेम द लीडर ऑफ अवामी लीग, वही पार्टी जिसको उनके वालिद लीड करते थे। साल स्ट्रगल के बाद फाइनली शी केम टू पावर इन द ईयर 1996। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो की पहली गवर्नमेंट करप्शन केसेस का शिकार हुई, वही हाल शेख हसीना का हुआ, और 2001 में शी लॉस्ट टू खालिदा जिया, जो एक जमाने में उनकी एलाई थी। लेकिन शेख हसीना केप्ट ऑन फाइटिंग और 2009 में शी अगेन केम बैक टू पावर। 2009 से आज से एक दिन पहले तक वो मुसलसल पावर में रहीं, लेकिन इस दफा एक ऐसा इशू शेख हसीना के डिक्लाइन की वजह बना जिसने साल बांग्लादेश के नौजवानों को परेशान किया, और वो मामला था कोटा सिस्टम का। होता दोस्तों कुछ ये था कि बांग्लादेश की जो पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट की नौकरियां थी, उनमें से 30% कोटा फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली के पास जाता था। 2018 में शेख हसीना की ही गवर्नमेंट ने इस कोटा सिस्टम को खत्म किया, जो इस साल जून में बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया, यानी कि कोटा सिस्टम का फिर दोबारा आगाज हो गया। हाई कोर्ट के इस डिसीजन को शेख हसीना ने भरपूर सपोर्ट किया, लेकिन आजकल की सोशल मीडिया ड्रिवन जेन जी को ये कोटा वोटा सिस्टम की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। दे डोंट लाइक दिस शैम पैट्रियोटिज्म। जुलाई के महीने में इन प्रोटेस्ट की वजह से तकरीबन 150 लोगों की जानें गईं और हजारों लोग इंजर्ड हुए, लेकिन इसका नतीजा बांग्लादेश की यूथ के फेवर में आया और बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 93% जॉब्स को मेरिट पर ओपन कर दिया। लेकिन आज से कुछ दिनों पहले ये प्रोटेस्ट फिर स्टार्ट हो गए और लोगों ने शेख हसीना की रेजिग्नेशन को डिमांड करना शुरू कर दिया। इसके पीछे बहुत सी रीजंस हैं। एक तो इकोनॉमी पहले से काफी स्लो डाउन हो गई है, बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट काफी हाई है और महंगाई में भी इजाफा हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो मैंने आपको पहले भी बताई कि जो बांग्लादेश की यूथ है, जो नौजवान है, उसने ये देख लिया है कि भाई ये स्टेटस को में उनका फ्यूचर नहीं है। दे नीड अ न्यू सिस्टम इन प्लेस। दंगों का फिर आगाज हुआ, दर्जनों लोग मारे गए और फाइनली शेख हसीना पर इतना प्रेशर पड़ा दैट शी हैड टू रिजाइन एंड फ्ली टू इंडिया। उनकी पार्टी का कहना है कि इन प्रोटेस्ट के पीछे दरअसल जो स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं वो हैं जमात इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि बांग्लादेश की अवाम अब जाग चुकी है। वो अब अपने फैसले खुद करना चाहते हैं। दे वांट अ न्यू कंट्री। मेरे ख्याल में ये बांग्लादेश की हिस्ट्री का उनकी आजादी के बाद सबसे बड़ा वाकया है। इट्स अ वाटरशेड मोमेंट।
ये एक टिपिंग पॉइंट है और यही मरहला डिसाइड करेगा कि बांग्लादेश अब ऊपर जाएगा या फिर नीचे। अगर बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस और आर्मी ने अभी भी अवाम को भेड़ बकरियां समझने की कोशिश की तो फिर दोबारा ये एक डिजास्टर हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनली सेंस प्रिवेल्स एंड दे मेक सम गुड डिसीजंस तो बांग्लादेश की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। माई बेस्ट विशेस आर विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि जो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं ना, जिन लोगों का जमीर जागा हुआ होता है, जो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, मेरे नजदीक उनकी बहुत इज्जत है। अब दोस्तों सवाल है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से क्या सीख सकता है। जिस तरह जापान में माउंट फ्यूजी एक एक्टिव वॉल्केनो है ना, जो किसी भी वक्त फट सकता है, उसी तरह पाकिस्तान का आज सोशल लैंडस्केप है। स्पेशली बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो हाल हैं वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को चाहिए कि बांग्लादेश से सबक सीखे, लोगों के साथ एंगेज करे, जो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है या नेशनलिस्ट मूवमेंट है उनके साथ बातचीत करे, क्योंकि इन मसाइल का हल जंग से नहीं, गोला बारूद से नहीं, गोलियों से नहीं, बल्कि टेबल टॉक से होगा। स्पेशली जो नेशनलिस्ट सोच रखने वाले ग्रुप्स हैं उनके साथ तो लाजमी बात होनी चाहिए। उनकी जो भी परेशानियां हैं उनको सॉल्व होना चाहिए, जो भी उनकी रंजिशें हैं, जो भी उनकी शिकायतें हैं उनको दूर करना चाहिए। आई होप वी टेक वाइज डिसीजंस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर पीपल एंड आवर कंट्री रादर देन एनी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी और इंस्टीट्यूशन। मेरी बातों के बारे में जरूर सोचेगा। Until next time, goodbye.